हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और गुड इवनिंग सभी को। क्योंकि बच्चे जो हैं अभी एग्ज़ाम से या तो ख़त्म हो गए होंगे, किसी के लोकल एग्ज़ाम चल रहे होंगे स्कूल में, या फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आजकल जो है क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर बैकलॉग बढ़ जाएगा उनका, तो भाई क्लासेस अटेंड करो, वरना बैकलॉग फिर मैं आप मुझे से पूछोगे मैम बैकलॉग कैसे ख़त्म करें, तो मैम तो अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती रहती है हमेशा कि बैकलॉग बनने ही मत दो। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर जो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 13, 7th लेक्चर है उसका आज। और क्या पढ़ना है हमें, समष्टियों के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन जिसकी परिभाषा हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर आज देख लेंगे। समष्टि गुणधर्म या गुण क्या होते हैं, जन्म दर मृत्यु दर के क्या संबंध है एक समष्टि का, लिंग अनुपात और आयु वितरण। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है और इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समष्टियां यानी कि पॉपुलेशन क्या होती है, तो इसको हम देख चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली जाति का समूह जो आपस में जनन कर सकते हैं उसे जाति कहते हैं। जाति का समूह क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। एक और बार देख लो उसकी परिभाषा, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि वही पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, भौगोलिक क्षेत्र मतलब जियोग्राफिकल, किसी नियत समय, आपने समय भी निश्चित कर लिया है कि भाई हमने 2 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए ऐसे देखा, पर निवास करने वाले एक ही प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। ये परिभाषा हम पहले देख चुके हैं, आज मैंने वापस ऐसे ही रिपीट करने के हिसाब से लिख दी है। किसी भी क्षेत्र की समष्टि स्थिर नहीं रहती। ठीक है, पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है, ये तो सबको पता होगा, है ना। जनसंख्या जो है ऐसा नहीं है कि मनुष्यों की जनसंख्या अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या कहीं भी, वो फिक्स नहीं रहती कि आज जितनी है, मैं तो कहती हूँ आज क्या अभी जितनी है 2 मिनट बाद भी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि कोई जीव उत्पन्न होता है और कोई जीव मर जाता है। किसी का हैप्पी बर्थडे मन रहा है और किसी की फाइल सलट रही है, तो दोनों चीजें सेकेंडों पे निर्भर करती है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई हर सेकंड इंडिया में जो है वो कम से कम 100 बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो जो जनसंख्या रहती है या पॉपुलेशन रहती है, चाहे वो इंसानों की हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो प्लांट की हो, ठीक है, वो क्या है, कभी नियत नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि किसी भी नियत समय पर जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। अंत किसी समष्टि के वर्णन में 3 बिंदुओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, या 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हमें किसी की पॉपुलेशन डिफाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास 3 बिंदु है। सबसे पहला कि किसी प्रजाति विशेष के जीवों की संख्या, कि कितने जीव है वहां पे, वो देख लो, कितने लिविंग थिंग्स है। दिया गया क्षेत्र, आपको क्षेत्र भाई यहीं से आया है सबको, देखो भौगोलिक क्षेत्र से क्षेत्र आ गया, संख्या से ये आ गया जीवों की संख्या, और तीसरा है नियत समय। परिभाषा में जो 3 चीजें हैं वही 3 चीजें लिखिए कि पॉपुलेशन किससे डिफाइन हो सकती है, एक तो उस क्षेत्र से, उसके नियत समय से, और जीवों की संख्या से हम किसी भी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जिस भी एरिया की आप कर रहे हो, राजस्थान की, बिहार की, या राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश सब छोड़ दो, आप अपने लोकल एरिया, मान लो आप जिस एरिया में रह रहे हो, जैसे प्रगति नगर में रह रहे हो, तो प्रगति नगर के एरिया का कितनी पॉपुलेशन है, और एक समय निश्चित कर दो कि हमने 1 महीने में प्रगति नगर में जितनी पॉपुलेशन ले रही है उसकी स्टडी की। अब कुछ लोग वहाँ पे आएंगे भी, कुछ चले भी जाएंगे, जैसे कि कुछ लोग बाहर से आके रहने लग जाते हैं, कुछ लोग वहां से दूसरी जगह घर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ऐसे चलता रहेगा, पॉपुलेशन चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब है समष्टि के गुण क्या है, एक पॉपुलेशन में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहला, समष्टि परिस्थिति की समष्टि की जीवों में आपस में व अपने पर्यावरण से होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, एक और डेफिनेशन आ रही है समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है। अब इकोलॉजी क्या थी, लिविंग थिंग की अपने आसपास के वातावरण या एबायोटिक फैक्टर के साथ जो क्रिया होती है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या हो गई, तो उस जगह पे रहने वाले जो पॉपुलेशन है उसका वहाँ के इन्वायरमेंट से जो संबंध है या जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो क्या हो गया, समष्टि का आपस में, एक तो आपस में
जैसे आप रह रहे हैं तो भाई जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी से जो आपका रिश्ता है, प्लस वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, हवा है, पानी है, तापमान है, उससे जो संबंध है, पारस्परिक संबंध, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। कौन सी? समष्टि पारिस्थितिकी। यह इकोलॉजी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को समष्टि आनुवंशिकी यानी कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स तथा विकास से जोड़ता है। ठीक है, आपकी हेरिडिटी और इवोल्यूशन से जोड़ेगा। भाई नए बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भाई जेनेटिक्स चेंज हो रही है, आप डेवलप हो रहे हो, विकसित हो रहे हो। ठीक है, नया कोई आ रहा है इंसान, आप इधर से उधर जा रहे हो तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हो। पहले आप जिस घर में रहते थे वहाँ बड़ी गंदगी फैलाते थे, एक कचरा डाला बाहर, ये जलाया आज, है ना, ऐसे करते थे। अब वहाँ से चले जाओगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट शानदार, अच्छा हुआ गया। रोज पता नहीं क्या कचरा डाल के पॉल्यूशन फैलाता रहता था, है ना। ये तो ये जो है ये क्या है भाई? इफेक्टिव है। आपका आना जाना, वहाँ पे रहना, सब कुछ इफेक्टिव होता है एक दूसरे से। एक समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एकाकी जीव में नहीं पाए जाते, जैसे कि जन्म दर और मृत्यु दर। इसके बारे में हमें पढ़ना है। लिंग अनुपात, आयु वितरण और समष्टि का आकार या समष्टि का घनत्व। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वहां पे कितने लोग जन्मे। ठीक है, उसको कहते हैं जन्म दर। कितने लोगों की फाइल सल्टी, तो मृत्यु दर। लिंग अनुपात मतलब कि उस एरिया में जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हैं, अब ये तो आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि उस पर्टिकुलर एरिया, उस समय, क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं कि पॉपुलेशन का मतलब ही यही है, उस पर्टिकुलर एरिया और किसी निश्चित समय में जीवों की संख्या। ठीक है, तो अब उस एरिया में, वही मैं बार बार एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। प्रगति नगर की बात कर रहे हैं तो हमने कहा प्रगति नगर में इतने लोग जन्मे एक महीने में, इतने लोगों की फाइल सल्टी और वहां पे इतना लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशो। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। सेक्स रेशो की हर 1000 पुरुषों पे कितनी औरतें हैं वहां पे, या हर 1000 जो मेल है उस पे कितनी फीमेल है, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशो। बीच में आपने काफी पढ़ा होगा, इंडिया का सेक्स रेशो जो है वो बढ़ गया था, 1000 से ऊपर चला गया था। पहले वो 900 समथिंग था, है ना, तो बड़ी न्यूज में आया था। आयु वितरण। आयु वितरण क्या है? एज, कि भाई उसमें बुजुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, मम्मी पापा वाली एज में कितने हैं। ठीक है, और समष्टि का आकार क्या है, कितना बड़ा है, कितने लोगों का एरिया है, वो 1000, 2000, 5000 कितने रह रहे हैं। और घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया पे जितने लोग निवास करते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला है जन्म दर व मृत्यु दर। अब देखो, जन्म नहीं बोल रहे हम, जन्म दर बोल रहे हैं। एक होता है नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या होती है? नेटेलिटी जिसको हम कहते हैं जन्म संख्या। अगर बहुत ज्यादा ही शुद्ध हिंदी में मैं लिख दूं तो जन्म संख्या मतलब कितने लोगों ने टोटल जन्म लिया, वो होती है जन्म संख्या। ये है बर्थ रेट, ये नेटेलिटी नहीं है। जन्म संख्या को तो नेटेलिटी कहते हैं। जैसे मैंने कहा आज 4 बच्चों ने जन्म लिया तो ये हो गई नेटेलिटी। लेकिन मैं कह रही हूं बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट होती है प्रति कैप्टा। अब प्रति कैप्टा क्या होता है? मतलब कि मान लो एक महीने में, वो जो मैंने कहा कि हमारे प्रगति नगर में 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन 1000 लोगों में 4 नए बच्चों ने जन्म लिया तो वो 4 नए बच्चे तो हो गए नेटिलिटी। लेकिन बर्थ रेट क्या हुई? तो वो हम पर पर्सन निकालते हैं कि भाई अगर इस हिसाब से अगर हम चले तो हर एक महीने में एक आदमी कितने बच्चों को जन्म दे रहा है। तो भाई हम 4 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 1000 0.004 हो जाएगा। मतलब कि हम मानते हैं कि एक बच्चे ने 0.00, एक आदमी ने या एक कपल ने 0.004 बच्चों को जन्म लिया। तो हम वो ये नहीं देखते कि किसने दिया, हम ये देखते हैं कि 1000 में से 4 बच्चों को ही जन्म मिला। मतलब कि पर हम निकाल लेते हैं ना, मैथ्स में निकालते हो ना भाई, 10 आदमियों को कोई काम करने में 4 दिन लगते हैं,
तो एक आदमी कितना काम कर रहा है, ऐसे वाले जो सवाल होते हैं, है ना, एवरेज निकालने वाले, कि हम पर पर्सन निकालते हैं, हाँ ये सही वर्ड है, पर पर्सन, हम पर पर्सन रेट निकालते हैं इसमें, बर्थ रेट में। ऐसे ही मृत्यु दर में भी, ऐसे ही मरने वाले, ठीक है, कि 1000 पे कितने मरे, ऐसे। प्रति व्यक्ति, ये आ ही गया है, देखो, प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर के रूप में देखा जाता है ना। प्रति व्यक्ति निकालना पड़ेगा हमें कि कितनी जन्म दर है और कितनी मृत्यु। जैसे एग्जाम्पल देखो, समष्टि के सदस्यों की संख्या परिवर्तन या वृद्धि की कमी के रूप में प्रकट होगी। अब देखो, जन्म हुआ तो वृद्धि हो जाएगी, मृत्यु हुई तो संख्या कम हो जाएगी, और दोनों बराबर रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है। उदाहरण, पिछले वर्ष एक तालाब में कमल के 20 पौधे थे, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 20 पौधे थे, ठीक है। प्रजनन के बाद इस वर्ष उनकी संख्या 8 की बढ़ोतरी हो गई, 8 बढ़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार उनकी वर्तमान में 28 पौधे हो गए। लेकिन अगर हम इसको जन्म दर निकालना चाहें, इसकी जन्म दर क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने बड़े, जितने नए जन्मे हैं उनकी संख्या ऊपर, और कितनों पे बड़े हैं, तो भाई 20 पे बड़े थे, तो क्या हो गया 0.4, 0.4 हुआ 10, 4, ठीक है, 0.4 हो गया। तो ये जन्म दर कितनी आई है, 0.4 आई है, ठीक है, ये समझ में आया। अब ये नीट पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल, बहुत सरल सा सवाल है, ये कुछ नहीं है। अब बस कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 8/28 कर देते हैं, अब क्योंकि पता नहीं वो कौन सी प्रेशर रहता है। हम जनरल मैथ्स में भी कैसे निकालते हैं भाई, हम नंबर निकालते हैं ना, आप वो क्वेश्चंस करते होंगे नंबर निकालने वाले, इतने में से इतने आए, है ना, 20 में से अगर 11 नंबर आए तो परसेंटेज कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं 11/20 × 100 करते हैं। बस यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना, हमें सिर्फ क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जितने बड़े हैं या कम हुए हैं जो भी है उसको, और नीचे क्या लिखेंगे, पहले कितने थे और अभी कितने हैं, अभी तो 28 है, तो जन्म दर कितनी हो गई 0.4, मतलब एक पौधे ने 0.4 पौधों को जन्म दिया। पर कैप्टा निकालते हैं, प्रति व्यक्ति निकालते हैं, एक पौधे ने कितने को जन्म दिया होगा, तो 0.4। हालांकि एक पौधा 0.4 को नहीं दे सकता, पर हम तो रेट निकाल रहे हैं। ऐसे मृत्यु दर भी होती है, जैसे अगर प्रयोगशाला में फलों की मक्खी समष्टि में 40 मक्खियां थी, ठीक है, 40 मक्खियां हैं दिए गए समय में। अच्छा, समय निश्चित रखना है, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, टाइम तो हम देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। माना एक सप्ताह में इसमें से 4 मक्खियां मर गई, मतलब कि अब मृत्यु दर निकालनी पड़ेगी। जन्म दर तो जन्म होगा, मृत्यु दर मतलब मर जाएंगे जो। उस समय में मृत्यु दर 4/40, जैसे हमने यहाँ निकाला, ऊपर 4 नीचे 40, 0.1 जीव प्रति सप्ताह हुई। मतलब एक वीक में 0.1 की रेट से मक्खियां मर रही है, ठीक है, रेट निकाल रहे हैं हम, दर निकाल रहे हैं, समझ गए, ठीक है। जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है। अब है देखो, वैसे जन्म दर की जो डेफिनेशन है ना, वो प्रति 1000 निकाली जाती है, प्रति 1000 व्यक्तियों पे जन्म लेने वालों की संख्या जन्म दर, प्रति 1000 लोगों पे मरने वालों की संख्या मृत्यु दर। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी है, तो मैं आप पे ज्यादा लोड नहीं डाल रही, ठीक है। चलिए, लिंग अनुपात, सेक्स रेशो समझ में आ ही गया, पहले समझा दिया। एक जीव को नर या मादा के रूप में देखा जाता है, लेकिन समष्टि में लिंग अनुपात का गुण होता है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे इतने नर है इतनी मादा है, हम बोलेंगे इसका सेक्स रेशो इतना है। मतलब मैंने जैसे कहा कि 200 हमारा सेक्स रेशो है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 आदमी है और 200 महिलाएं हैं। आदमी फिक्स रखने 1000, अब उसपे जितनी महिलाएं हैं वो उसका सेक्स रेशो हो गया, ठीक है। जैसे 60% समष्टि मादा और 40% नर है, मतलब 100 में से 60% तो फीमेल है और 40% नर है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, लिंग अनुपात 940 के रूप में अभिव्यक्त करने का क्या अर्थ है, यही अर्थ है कि नियत समय में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है, मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
940 है। जैसे मैंने यहाँ पे 200 का एग्जाम्पल लिया। तो ये हो गया सेक्स रेशो। सब इजी इजी है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इनमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये पूरा वाला, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में भी। ये शॉर्ट नोट में मिलेंगे आपको दे देंगे निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो या तो पूरा दे दिया समष्टि के गुणधर्म, तो आपको फिर जन्म दर, मृत्यु दर, घनत्व और सेक्स रेशो तीनों लिखना पड़ेगा, और ये आयु वितरण, ठीक है। या फिर आपको इनमें से कोई एक दे दिया, जन्म दर, मृत्यु दर, और शायद पीछे है भी ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। किसी भी नियत समय पर समष्टि भिन्न भिन्न आयु के जीवों से मिलकर बनी होती है। अब जिस पॉपुलेशन में आप बात कर रहे हैं उसमें सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई कब्र में पैर लटक रहे हैं किसी के, कोई यंग है, अभी शादी नहीं हुई है, तो बहुत सारी एज डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा। किसी भी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की अपेक्षा बहुलता उस समष्टि का आयु वितरण कहलाता है, ठीक है। विभिन्न आयु वर्ग, अलग अलग प्रकार के जितने भी आयु वर्ग है उनकी जो बहुलता है, मतलब उनकी जो रिलेटिव है या रिलेटिव एबुडेंस है, एबेंडेंस, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी क्या हो जाएगी, आयु वर्ग हो जाएगी। अब आयु वर्ग जो है, किसी भी समष्टि में प्राय 3 आयु वर्ग होते हैं, 3 तरह से हम एज काउंट करते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले पूर्व प्रजननी यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव आयु, ऐसे जीव जिनमें अभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं कि वो अभी टीन एज में चल रहे हैं। टीन एज में तो खेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो जाता है, बचपन में चल रहे हैं, बच्चे हैं, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। हमने रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था कि एक एज के बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, अगर ह्यूमंस की बात करें। ऐसा ही पेड़ पौधों में भी होता है, जिसको हम कायिक अवस्था कहते हैं। कायिक अवस्था में पेड़ पौधे जनन नहीं करते। पेड़ पौधों में जनन जब शुरू होता है, जब उनमें फूल उगना शुरू हो जाते हैं, तब उनको जनन प्रावस्था कहते हैं। ऐसे ही इंसानों में जो आपकी आती है प्रजनन अवस्था आती है, किशोरावस्था के साथ शुरू हो जाती है जो प्रजनन अवस्था, उसमें जनन होता है, उससे पहले जनन नहीं होता। तो ये प्री जनन स्टेज, मतलब जब रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ऐसी एज को हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रजननी। इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे छोटे बच्चे। छोटे बच्चे से लेकर, भाई जनरली अगर हम इंसानों में बोले तो प्रजनन क्षमता तो 12-13 वर्ष से शुरू हो जाती है, जब उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें सामाजिक तौर पे, तो हम कहते हैं कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसके पहले वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में चल रहा है, क्योंकि शादी से बाद ही जो है बच्चे होंगे, अगर सोशली थोड़ा हम सोचे तो, ठीक है। दूसरे हैं जननक्षम, ये कौन आ जाएंगे, ये भाई शादीशुदा कपल्स जो अब बच्चे पैदा कर सकते हैं। पश्च प्रजननी, जिनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है, मतलब इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि वृद्ध लोग आ जाएंगे इसमें, जो अब जनन नहीं कर सकते, ठीक है। कैपेसिटी, अगर जैसे फीमेल्स में हम देखें तो हम कहेंगे 40 या 45 के बाद जब मेनोपॉज आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, तो हम कहते हैं उसकी जनन क्षमता खत्म हो गई। तो वो वाली स्टेज जिसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। अगर किसी समष्टि के लिए आयु वितरण, दी गई आयु समूह के जीवों का प्रतिशत, अगर हमें किसी का दिया हुआ वो आयु वितरण को आलेखित किया जाए या जाता है, तो बनने वाला आरेख आयु पिरामिड कहलाता है। ये भी परिभाषा है। आयु पिरामिड क्या होता है कि अगर आपको कोई एक आयु का रेंज दे दे, कि वही मैं प्रगति नगर पे वापस आ रही हूँ, कि प्रगति नगर में 6 तो हैं वो प्री स्टेज वाले हैं, 10 जो है वो प्रजननिक है, और 12 जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो इनका आयु पिरामिड बनाओ। तो कैसे बनाओगे आयु पिरामिड? क्या कहा मैंने कि प्रगति नगर में 6 जो है वो तो प्री रिप्रोडक्टिव है, मतलब अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरे जो है वो क्या है, 10 जो है वो प्रोडक्टिव स्टेज पे है, मतलब शादीशुदा कपल है, बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ये जो जिनकी जनन क्षमता जो है अब खो गई है, 12 मान लो, ठीक है। तो अब इसका मैं अगर पिरामिड बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगी? तो पिरामिड ऐसे बनाऊंगी। सबसे पहले हमको पूर्व वाला शुरू भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 वाला, तो मान लो 6 का मैं एक डब्बा बना देती हूँ।
ये 6 है। उसके बाद मेरे को बनाना है 10, तो 10 6 से तो बड़ा होना चाहिए, तो ये लो 10। फिर है 12, 10 से बड़ा 12 होना चाहिए, ये लो 12। तो कुछ ऐसा पिरामिड बनेगा। अब इस पिरामिड में को मैं क्या कहूंगी, तो मैं इस पिरामिड को कहूंगी आईयू पिरामिड। अब इससे 2-3 चीजें मुझे सीखने को मिल रही है। क्या सीखने को मिल रही है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। काफी चीजें हमें इसको देख के पता चलेगी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे कुछ डायग्राम्स आपको जो है वो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। ये वही बक्से हैं जो बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे जन्म पूर्व, उसके बाद ये जन्म पूर्व मतलब वही जनन पूर्व है, वो एनसीईआरटी का आपको पता ही है, लोचा गलती कर रखी है यहाँ पे, ये जन्म पूर्व है, ठीक है बच्चों, इसको सही कर लेना। जनन पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व तो क्या ही करेंगे, है ना, जन्म ही नहीं हुआ, ये थोड़ा सही कर लेना भाई एनसीईआरटी का। फिर उसके बाद जननक्षम यानी जो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, और उसके बाद हमारे जन्मोत्तर मतलब जनन के बाद, ये भी जनन है, ये भी गलत है, जनन जननोत्तर, जननोत्तर का मतलब जब जनन क्षमता खत्म हो गई हो, जनन के बाद वाली स्टेज। तो इसको थोड़ा सही कर ले एनसीईआरटी से जो बच्चे डायग्राम बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो जनन पूर्व अवस्था बड़ी है, सबसे बड़ी है। उसके बाद बीच में जो ब्लू है वो जनन करने वाले हैं, और उसके बाद जो 3 डब्बे हैं वो जिनकी जनन क्षमता खत्म हो चुकी है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये वाली स्टेज जो है येलो वाली, जो अभी जनन नहीं कर रहे लेकिन इन फ्यूचर वो जनन करेंगे, है ना, इन फ्यूचर वो जनन करेंगे। इसका मतलब ये कौन सी स्टेज में आएंगे, ये अभी जो जनन पूर्व अवस्था में है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, वो इस स्टेज में आएंगे जब 18 साल के या शादी हो जाएगी, आना ही है। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो इस स्टेज में आएंगे, और अगर ये इतने सारे लोग हैं, तो भाई वो जब इस स्टेज में आएंगे तो जनन बढ़ेगा। ये सारे लोग जब जनन करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। अब ये वाले जो लोग हैं जो अभी जनन कर रहे हैं, वो किस स्टेज में जाएंगे, वो इस स्टेज में जाएंगे, यानी कि वृद्ध वाली स्टेज में जाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह रहे हैं कि जब सबसे बड़ा ग्रुप ये वाला है, जिसको हम कहते हैं कि भाई टीनेजर्स है ये, है ना, सबसे बड़ा ग्रुप टीनेजर्स है। तो टीनेजर्स जब सबसे ज्यादा है तो जनन भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो इस स्टेज में आने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। अगर किसी पॉपुलेशन में टीनेजर्स ज्यादा है, यानी कि जनन पूर्व वाली स्टेज के लोग ज्यादा हैं, तो वो कभी ना कभी जनन करेंगे, सारे करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी जब भी वो जनन करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। ये तो कम है और वृद्ध भी कम है, वृद्ध तो भाई चले जाएंगे, ये वाले वृद्ध में आ जाएंगे, तो ये भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है, तो इनमें जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। इसको समझो। इसमें ये और ये दोनों सेम संख्या में, अगर ये इधर चले भी जाते हैं और ये वाले इधर चले भी जाते हैं, तो भाई सेम ही तो हुआ। जितने लोग पहले जनन कर रहे थे अभी भी उतने ही लोग जनन कर रहे हैं, क्योंकि भाई जनन पूर्व वाले भी 20 थे और जनन करने वाले भी 20 थे। तो भाई 20 जो है वो एक एक बच्चों को भी जन्म देगा, तो पहले वाले 20 भी 20 को जन्म दे रहे थे, अभी वाले 20 भी 20 को जन्म देंगे। तो संख्या समान रहेगी तो हमारी जनसंख्या स्थिर रहेगी। ये वाला ग्राफ देखो, इसमें टीनेजर्स कम है ना, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कम है, मतलब टीनेजर्स कम है और वो आगे जब जाएंगे तो जनन भी कम करेंगे क्योंकि संख्या कम है। लेकिन ये जो जनन वाले हैं वो तो बूढ़े हो जाएंगे। तो अब जो नई जनरेशन आएगी जो रिप्रोडक्शन करेगी वो जनसंख्या को कम प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जनसंख्या कम होगी, भाई जनन क्षमता वाले लोग ही कम है, ये तो बूढ़े हो जाएंगे। अब जो नए आएंगे वो तो कम है, तो हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका देखो, इस वाले का एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है चीन का और हमारे भारत का। हम कहते हैं भारत में यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है, चीन में भी यंग जनरेशन, ये वाली जो एरिया है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमारी जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जा रहे हैं। ये कौन है घटने वाले, इसमें आता है आपका जापान, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है।
जापान के लोग तो चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है। वो तो पैसे देते हैं, पैसे इन द सेंस कि वो ये कहते हैं कि अगर आप 2 या 4 या बच्चे ज़्यादा पैदा करोगे तो उसका खर्चा हम देंगे, गवर्नमेंट देगी, इंसेंटिव्स जिसको कहते हैं, खर्चा पानी हम देंगे, आप तो जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा हमारे वाले उल्टे हैं, हमारे वाले डरा रहे हैं 2 से ज़्यादा करोगे तो गवर्नमेंट जॉब से निकाल देंगे, है ना, खर्चा पानी बंद कर देंगे, क्योंकि हमें डर है, हम इस स्टेज पे। और इसमें स्थिर किसकी रहती है, तो ये आपके आ जाएंगे अटलांटिक, आर्कटिक, जहां पे ज्यादा लोग जाते नहीं है, जितने हैं उतने ही रहते हैं, और उन्हीं से जनन होना है, उन्हीं से नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज जाना है, तो स्थिर रहती है उनकी जनसंख्या। अंडमान निकोबार, जहां पे ज्यादा लोग जाते नहीं है, ठीक है। तो ये 3, अब इनको लिखेंगे कैसे, ये लो, तेजी से बढ़ती हुई समष्टि, जिसमें क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहला वाला पिरामिड। इस प्रकार की समष्टि में पूर्व जननी जीवों की संख्या सबसे अधिक व पश्च जननी जीवों की संख्या सबसे कम होती है। ग्राफ ऐसा था, मतलब डब्बे ऐसे थे, पूर्व जननी सबसे ज्यादा और पश्च जननी सबसे कम है, ठीक है। फलस्वरूप इसमें जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होगी। भाई कम लोग मरेंगे लेकिन जन्म ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये इस ग्रुप में जाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। स्थिर समष्टि जिसको हम कह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल भारत, याद रखने में चीन। स्टेशनरी सेम रहेगा इसमें। इस प्रकार की समष्टि में पूर्व जननी व प्रजननी आयु वर्ग लगभग समान आकार के होते हैं। नॉर्मल जो था हमने ग्राफ देखा था, ये वाले भी सेम, कलर अलग बना दो, सब सेम लग रहा है, ये इसको भी अलग बना दो, ठीक है, ये भी सेम, ये मान लो कम है तो कितना कम हो जाएगा, ये लो बस। तो फलस्वरूप समष्टि का आकार जो है लगभग स्थिर रहता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वृद्धि की अवस्था 0 के बराबर होती है। 20 थे, 20 नहीं जनन किया, पहले भी 20 थे, अभी भी 20 है, ठीक। और तीसरे है जो घटती है समष्टि, इसमें क्या होगा, इस प्रकार की समष्टि में पूर्व प्रजनन आयु वर्ग प्रजननी आयु वर्ग से छोटा होता है। पूर्व प्रजनन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पूर्व प्रजनन मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, प्रजननी मतलब रिप्रोडक्टिव, और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसके फलस्वरूप मृत्यु दर अधिक होती है, मरने वाले लोग ज्यादा है, और जन्म दर कम है, क्योंकि ये ग्राफ उल्टा है। पहला वाला तो छोटा सा है, जो बच्चे हैं, जनन करने वाले इतने हैं और मरने वाले तो खतरनाक ही है, उल्टा सिस्टम। तो ज्यादा मर गए, जन्म तो कम ही ले रहे हैं, मरे ज्यादा है, बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, और आगे भी बच्चे कम पैदा होंगे क्योंकि नीचे वाली जनरेशन भी कम है, ठीक है। तो ये उल्टा ग्राफ होता है, घटता है इसमें। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में भी और आपके एग्जाम में भी। ग्राफ दे दिया आपको, कोई भी एक फोटो लगा दिया एनसीईआरटी का, बोल दिया वही गुमशुदा की तलाश, बताओ ये किस प्रकार का ग्राफ है या किस प्रकार का पिरामिड है, घटता है, बढ़ेगी, कम होगी, इस तरह से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिख ही लिया आपने, जापान वगैरह जो है वो लिख लेना। समष्टि का आकार या घनत्व, घनत्व क्या होता है, वैसे अगर हम केमिस्ट्री के लेवल पे बात करते हैं तो हम कहते हैं m/v होता है घनत्व, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन की जो है डेंसिटी पता करनी है। डेंसिटी को d से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स, क्योंकि पॉपुलेशन किसी की भी हो सकती है, नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स अपॉन यूनिट एरिया, है ना। एक पर्टिकुलर एरिया जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें कितने लोग निवास करते हैं, वो उसकी डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी एरिया जो है हम बहुत तरीके से डिफाइन, पर स्क्वायर किलोमीटर भी निकालते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश के, तो किलोमीटर में लेना पड़ेगा। प्रगति नगर की मैं बात करूं तो मीटर में ले सकती हूँ, मीटर स्क्वायर में ले सकती हूँ। भाई एरिया की यूनिट क्या होती है, भाई मीटर स्क्वायर हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकती है, स्क्वायर लगेगा ना, तो वही बोल रही हूं मैं। अगर और छोटा एरिया ले लिया, मान लो कीड़ों, अब कीड़े किलोमीटर में तो फैलेंगे नहीं, आपके घर के आंगन में कुछ एरिया है, वहां पे बहुत सारे कीड़े हैं, तो फिर आप क्या लोगे, तो आप छोटा सा ले लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया पे बात कर रहे हो, उसके हिसाब से एरिया डिफाइन होगा।
सम्मिष्टि आकार को तकनीकी रूप से सम्मिष्टि घनत्व कहा जाता है, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वहां पे d जो है डेंसिटी, वैसे तो हम केमिस्ट्री के हिसाब से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी n कह रही है तो चलो n मान लेते हैं। ठीक है, n। सामान्य रूप से सम्मिष्टि घनत्व कुल जनसंख्या के रूप में ही मापा जाता है। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है उसके हिसाब से। कैनोपी, घाला, बरगद। अब बरगद है, एक बरगद की कैनोपी। कैनोपी आपको समझाया था कि बरगद कितना फैला हुआ है। ठीक है, कितनी एरिया में वो कवर कर रहा है। एक बरगद कितने एरिया को कवर कर रहा है, तो आप बोलोगे मैम जो है 2 स्क्वायर मीटर एरिया को, बरगद का पेड़ तो आपने देखा है काफी फैला हुआ रहता है, तो 2 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ घास, तो घास तो इतनी पतली सी होती है, वो तो मिलीमीटर भी कलेक्ट शायद मुश्किल से एरिया को कवर करती होगी, एक घास की अगर हम बात करें। तो यही मैं कह रही हूँ कि ये एरिया उस चीज पर डिफाइन होगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बरगद की बात करेंगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा, घास की बात करेंगे तो एरिया छोटा हो जाएगा, और आप श्रब जो झाड़ियां होती हैं उनकी बात करेंगे तो एरिया अलग होगा, क्योंकि वो कितना एरिया, मान लो देखो जैसे बरगद है, ये बरगद है, अगर इसकी कैनोपी मतलब वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो उसका एरिया ये पूरा है जहां तक ये फैला हुआ है ना। इस तरह से किसी बुक्स में ऐसे डायग्राम बने हुए हैं जो समझ के बाहर होते हैं। फिर क्या है, अगर मैं बात करूं किसी गुलाब के पौधे की, ये गुलाब का पौधा है, मान लो ऐसे फैला हुआ है, अब एग्जैक्ट पत्ती नहीं बना रही मैं, तो भाई इसका एरिया ये होगा जहां तक ये फैला हुआ है। तो आप अगर बरगद के पेड़ को गुलाब से कंपेयर करोगे तो वो तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी है। भाई बरगद की कैनोपी बड़ी है एक बरगद की, गुलाब की कैनोपी अलग कैनोपी है, वो तो बिल्कुल छोटा सा है, और घास तो क्या ही कहने। तो भाई इसके हिसाब से आप कैनोपी डिसाइड करते हो या एरिया डिसाइड करते हो। उदाहरण में यह कहना कि बरगद का सम्मिष्टि घनत्व गाजर घास की अपेक्षा कम है उचित व अर्थपूर्ण नहीं जान पड़ता। जैसे अगर मैं बरगद लूं, एक बरगद, ठीक है, उसकी कैनोपी मैंने कहा यहां तक फैली हुई है, मतलब ये इसका घनत्व है कि 1000 स्क्वायर मीटर में, 1000 तो ज्यादा हो गया, मैंने कहा 100 मीटर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर एरिया में एक बरगद का पेड़ उगा हुआ है। अब मैं बोलूं कि 100 मीटर एरिया में ये जो कौन सी घास बोली है इन्होंने, गाजर घास। गाजर घास किसको कहते हैं, पार्थेनियम को, वो हर जगह उग जाता है ना, खरपतवार, पार्थेनियम, गोभी जैसे छोटे छोटे फूल लगे होते हैं उस पे, पार्थेनियम। तो भाई 1000 मीटर एरिया अगर 100 मीटर एरिया अगर मैं यहाँ लूं तो यहाँ पे गाजर घास तो बहुत संख्या में उग जाएगी, तो इसका घनत्व तो कम हो गया, इसका तो 1/100 है, और इसका तो भाई मान लो यहाँ पे 200 पौधे हैं, तो भाई 200/100 होगा, 0 से 0 कट गया 2, इसका घनत्व तो 2 है, और इसका तो पॉइंट में चला जाएगा 0.01। तो यार ये तो गलत बात है, क्योंकि आपने एरिया अगर आप डिफाइन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि घनत्व तो हम एरिया के हिसाब से ही निकालेंगे, तो ये गलत बात हो जाएगी। ऐसे इसके कहने का मतलब है, मतलब आपको कैनोपी के हिसाब से एरिया बताना पड़ेगा कि बरगद की अगर आप डेंसिटी निकाल रहे हो तो आपको किलोमीटर में लेना पड़ेगा, और उसी जगह आप पार्थेनियम की निकाल रहे हो तो आपको मीटर में लेना पड़ेगा, और किसी कीड़ों की निकाल रहे हो, एक लाइट के नीचे कितने कीड़े गिरे हुए, तो फिर आपको सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, स्क्वायर सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई कि ये इस लाइन का जो एनसीईआरटी में ये मस्त लाइन लिखी हुई है उसका क्या मतलब है। चलो ठीक है, यही ये कहना चाहता है, और यहीं पे हमारे जो सम्मिष्टि के गुण धर्म है वो खत्म होते हैं, और साथ में ये लेक्चर भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।